Okay. तो गुड इवनिंग एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास के लिए तो वो है 10th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की, तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था, वो खत्म हो चुका है। आज से हम जो है वो आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद चैप्टर को पढ़ने के लिए या बहुपद को समझने के लिए बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो पहले उनको सीखेंगे, फिर जो है धीरे धीरे बहुपद तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये तो सभी को पता ही होगा भाई, कैसे कैसे आंसर दिया जाता है, कहाँ कहाँ पे, तो इसको मैं वैसे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, किसी को नहीं पता होगा तो पूछ लेना। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज, हमने बहुपद पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए चर और अचर के बारे में। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये चीजें आपको पहले से पता होंगी, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी इसको फटाफट से रिविजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें पता है कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, -6, 0, वर्गमूल 6, XYZP। मुझे बताओ इसमें से आप किसको चर कहोगे, किसको अचर कहोगे? चर तो मैम XYZP। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और अचर क्या होते हैं? -6, 0√6। ठीक है, तो मतलब एक, अगर मैं आपको इसका एक छोटा सा मतलब एक शब्द में बोलूं, चर क्या होते हैं, तो जितने भी आपको इंग्लिश के अल्फाबेट दिखाई देंगे उन सभी को हम चर कहेंगे। ठीक है, और जितने भी आपको संख्याएं दिखेंगी, चाहे वो कैसी भी संख्या हो, देखो यहाँ पे वर्गमूल 6 है, जो हमारी संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या है, पर इसको भी हम अचर का नाम देंगे, क्योंकि तो संख्या है तो संख्या ही ना। अब वर्गमूल से कोई इंग्लिश का शब्द तो आ नहीं गया, तो ये सभी संख्याएं थी, इसलिए ये सभी हमारे पास अचर हैं, और ये सभी यहाँ पे इंग्लिश के अल्फाबेट है, तो इन सभी को हम जो है वो चर कहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसका मान स्थिर होता है उसको हम अचर कहते हैं। मान स्थिर का मतलब कि ये -6 है, अगर मैं इसको पढ़ रही हूँ, मैं इसको -6 पढ़ रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप इसको -6 पढ़ रहे हो, स्कूल पे पढ़ोगे तो भी -6 है, घर पे पढ़ोगे तो भी -6 है, कहीं पे भी पढ़ो इसको -6 ही पढ़ा जाएगा। इसका मान, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसको हम नहीं बदल सकते, तो उसको हम कहते हैं अचर। ठीक है, तो जितने भी आपकी गणित की संख्याएं हैं वो सभी किसमें आती हैं? अचर की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हो चुका होगा अचर। और चर क्या होते हैं? जिनका मान स्थिर नहीं होता, तो वो है XYZP। अब हम क्यों कह रहे हैं भाई कि XYZP इनका मान स्थिर नहीं है? क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं x जमा 1 बराबर है 5, ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूं तो x मेरे पास कितना आएगा, बताओ जरा, x की वैल्यू निकाल के कितना आएगा? नहीं, एक जमा कर रहा है ना, 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा मैम। 4 है। अब मान लो मैं x की जगह, मतलब यहाँ पे मैं 2 लिखूं, ठीक है, और यहाँ पे 5 है, अब मेरा x कितना आएगा? 3। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा x जमा 3 बराबर है 5, तो अब x कितना आ रहा है? 2। 5 कैसे बेटा? 2। ठीक है, तो x जमा 1 बराबर है 5 रखा, तो x की जगह पे 4 आया, फिर x की जगह पे 3 आया, फिर x की जगह पे 2 आया। तो मतलब x की जो वैल्यू है वो कभी भी फिक्स नहीं रहती। आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर यहाँ पे x लिखा है तो भाई इसके पीछे 4 ही छुपा हुआ होगा। x के पीछे कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसकी वैल्यू 4 हो सकती है, -4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी XYZ के पीछे हो सकता है, लेकिन -6 के पीछे तो -6 ही है ना, तो इसका मान स्थिर है और XYZ का मान स्थिर नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपका सवाल बदलता जाएगा आपके XYZ की वैल्यू भी बदलती जाएगी। इसलिए कहते हैं कि इनका मान कभी भी स्थिर नहीं होता। यहाँ पे जो है वो x 4 आ रहा है, आगे फिर x ने अपनी वैल्यू बदल ली 3 आ गया, फिर आगे x ने वैल्यू बदल दी 2 आ गया, तो x क्या कर रहा है? बार बार अपने मान को बदल रहा है, उसका मान स्थिर नहीं है, तो उसको हम कहते हैं चर। चर मतलब सिंपल, जो चल रहा है, जो स्थिर नहीं है, जो एक जगह नहीं बैठ रहा, अपने आप को बार बार बदल रहा है, वो चर है, क्योंकि वो चल रहा है। सिंपल, ठीक है। तो बस ये था इसमें कि अचर क्या होते हैं, जिनके भी मान स्थिर होते हैं, जो सारी की सारी संख्याएं होती हैं। यहाँ पे देखो तो आपको हर तरह की संख्या मिलेगी, माइनस की भी, 0 भी एक अचर है, 2 भी अचर है, 5 भी अचर है, वर्गमूल की संख्या, दशमलव की संख्या, बटे वाली संख्या, सभी की सभी संख्याएं अचर होती है। और सभी के सभी इंग्लिश के अल्फाबेट ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जितना भी आएगा वो सभी के सभी आपके चर होंगे। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? तो करोगे इसका क्वेश्चन, करोगे पोल में? यस। ठीक है, पहले एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा,
फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो चलो बताओ, यहाँ पे लिखा गया है 3 जमा p। मुझे बताओ इस व्यंजक में, ये एक व्यंजक है, व्यंजक क्या होता है उसको भी सीखेंगे। पहले बताओ 3 जमा p में चर कौन है और अचर कौन है? टीचर। पी में चर है। p है चर और 3 क्या है? अचर। अचर। y की घात 2 माइनस 3 में चर क्या है और अचर क्या है? वाई की का तो तीन नहीं है अचर, ध्यान से देखो। -3 मैम। -3 अचर आपने ठीक कहा, -3, लेकिन चर में जब भी आप चर लिखोगे बच्चे वाई में घात नहीं आती। वेरी गुड, कभी भी घात नहीं आते, सिर्फ y लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे आपने कहा ना y², तो चर तक आप पहुंच गए थे, आधा आपने सही बोला, थोड़ी सी गलती क्या कर दी, घात लगा दी। तो घात नहीं आएगी, जब भी चर को पहचानोगे हमेशा y को ऐसे का ऐसा ही रखना है। ठीक है, या कोई भी चर होगा उसकी घात को नहीं देखना है। अच्छा, अगला मैं लिख लेती हूँ फटाफट से, इसमें बताना। अगला है 2r जमा 10p डिवाइडेड बाय 10b की घात 3। यहाँ पे मुझे पहले अचर बताइए कितने हैं और कौन कौन है? 2 मैम। अचर 2 में 10 और 10। बिल्कुल। और 2 चर 2 आर पी। एक है आर, एक है पी और एक है बी। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसका पता लगा लिया है। ये एक व्यंजक था। व्यंजक कुछ नहीं होता, जब आप किसी चीज को जमा गुणा भाग में लिखते हो तो वो व्यंजक बन जाता है। जैसे देखो 3 और p को जोड़ा तो ये व्यंजक है, y² में 3 माइनस किया तो ये भी व्यंजक है। ये हमने यहाँ पे संख्याओं को और चरों को साथ में लिखा, उनमें जोड़ा और भाग कर दिया तो ये भी व्यंजक है। ठीक है, तो व्यंजक से फिर हमने पहचाना कि चर कौन और अचर कौन। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था। अभी करते हैं एक सवाल, तो उससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। बस पहचानना है और कुछ नहीं करना है। तो पहला सवाल आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से इसको सॉल्व करना। आपने बताना है ये जो यहाँ पर एक व्यंजक है z की घात 3 माइनस 10 की घात 2, इसमें जो है वो चर कौन है? बिल्कुल सिंपल, चर कौन है उसका पता लगाओ, और अगर आपको उसका पता लग चुका है तो भाई पोल में आंसर करो। जाओ सभी बच्चे पोल में आंसर करो फटाफट से। बहुत सिंपल सवाल है, मतलब बहुत बच्चों वाले सवाल आएंगे अभी तो, बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल। ठीक है, तो फटाफट से करो ताकि ज्यादा समय इनमें ना जाए, क्योंकि बहुत आसान सवाल है। बस देखना है और आंसर करना है, कैलकुलेशन भी नहीं करनी है ना? बस देख के अपना अपना जवाब देना है। वेरी गुड भाई, 11 बच्चों ने आंसर दे दिया। क्लास में हमारे पास 20 बच्चे हैं। ज्यादा बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, शाबाश। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। चलिए, तो अभी करती हूँ 10 सेकंड का वेट, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है भाई। 10 क्या 5 सेकंड का वेट करूंगी, जिसने आंसर नहीं किया है कर लेना। 5 4 3 2 1। तो पोल मैंने कर दिया है एंड। जी मैम, ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं। तो इसका जो, इसमें अगर हम बात करें चर कौन है, तो हमने अभी सीखा था कि चर को Z। जब भी लिखना होता है, कभी भी उसकी घात नहीं लिखनी होती। तो यहाँ पे चर जो था वो z था, है ना? चर कौन है यहाँ पे? z है। और जो हाँ, और जो हमारा अचर है वो कौन है? 10 है। बस इतना लिखेंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया, बच्चों आपने आधा सही आधा गलत किया। घात कभी नहीं लिखनी होती, z की घात 3 नहीं आएगा, सिर्फ z आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा जो कि है z। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। जब भी चर ढूंढना होता है सिर्फ चर लिखो, इंग्लिश के अल्फाबेट लिखो, उसके साथ जो है वो चिन्ह, उसका साथ जो है वो ना चिन्ह लगेगा ना ऊपर कोई घात लगेगी। ठीक है,
तो अभी के लिए चैट ऑफ कर दिए क्योंकि हम करने वाले हैं अगला सवाल। अगला सवाल आप सभी के सामने है, बिल्कुल ध्यान से इसको करना। यहाँ पे आपको ये पूछ रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, इसमें जो है वो चर का पता करो। माइक ऑफ रखो भाई, माइक सभी ऑफ रखो। अभी पोल में आंसर करो फटाफट से, पोल आपको नजर आ जाएगा। चलिए पोल ओपन हो चुका है, इसमें भी बस चर का बताना है आपने कि चर कौन है। ध्यान से करना, बिल्कुल ऑप्शन अच्छे से देख लो किस ऑप्शन में आपका सही उत्तर छुपा हुआ है। पोल रिपोर्ट में आएंगे क्या? हाँ बिल्कुल आएंगे भाई, पोल रिपोर्ट में तो आएंगे क्योंकि नया चैप्टर है। ठीक है, ओके कैमरा ऑफ करो के लिए। थी रात की, तब उसमें तो सर ने ऐसे बताया था कि चर में तो मैथ के अक्षर आते हैं और इंग्लिश वाले अक्षर में आते हैं। किसने बताया था? रात को मैं क्लास लगाई थी 8:30 वाली, उसमें नहीं, चर वेरिएबल होता है ना, चर वेरी करता रहता है, अचर संख्या होती है। बुक में देख लो, शायद उनसे थोड़ी सी गलती हो गई होगी, है ना, कभी कभी हो जाता है क्योंकि हिंदी में सेम ही वर्ड है तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, बट अभी करेक्ट करो कि जो संख्याएं होती हैं वो अचर होती हैं और जो वेरिएबल होते हैं वो चर होते हैं। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ गए। अब करने वाली हूं मैं 10 सेकंड का वेट, जिसने आंसर नहीं किया कर लो क्योंकि बहुत आसान सवाल है, ज्यादा समय इसमें नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है भाई। इसमें जो चर है वो कौन है? वो एक्स है। सिंपल सा जवाब था बिल्कुल। अगर हम पीछे भी देखें ना, देखो तो अचर का मान, अचर को कहते हैं कांस्टेंट जो कि संख्या होती है, और चर को कहते हैं वेरिएबल जो कि इंग्लिश के होते हैं। तभी इसका इंग्लिश में भी नाम वेरिएबल है क्योंकि ये वेरी कर रहा है, बार बार इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। तो ये तो इंग्लिश वाले ही होंगे, या तो सुनने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई होगी, है ना, या तो सर से बोलने में कुछ गड़बड़ हुई होगी, लेकिन ये तो मैंने अभी मतलब यहाँ पे तो ऐसा ही ठीक है। तो अभी करेक्ट कर लो। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे पिछली क्लास के तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। सिंपल सा लिख लो कि अचर जो होती हैं वो गणित की सभी संख्याएं होती हैं और जो चर होते हैं वो अंग्रेजी का कोई भी अक्षर ले आओ, ए से लेकर के जेड तक कोई भी अक्षर ले आओ। ठीक है अंशु, अभी ठीक कर लो फटाफट से। ठीक कर लिया है तो फिर वाई टाइप कर देना। ठीक है, मैम कल ऐसे बताया, मेरा पोल में आंसर गलत हो गया। ये वाला हुआ या पीछे वाला हुआ? कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत करो अभी। ठीक है, अभी और भी बहुत से क्वेश्चन है, तो चलिए अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने चैट ऑफ कर दिया, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में कुछ चेंज हो गया है भाई, थोड़ा सा लंबा आ गया है व्यंजक। तो आपको यहाँ पे कहा है 5z की घात 3 माइनस में 10y की घात 2 माइनस में 8m। आपने अब इसमें जो है वो चर ढूंढ के बताने हैं कि कौन कौन है और कितने हैं। तो देखो भाई ऑप्शन पोल में अच्छे से, और अगर आपको मिल जाता है तो आंसर दे देना, अच्छे से देखना। ठीक है, चलो सभी बच्चे अपना आंसर पोल में जा करके दे देंगे। ये भी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल फटाफट से करो। कर दिया मैम। ठीक है, ओके, 10 बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। सभी कोशिश करो। 18 बच्चे क्लास में है, सॉरी 19 बच्चे क्लास में है और 19 में से 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पांच बच्चे अभी भी रहते हैं, तो भाई कौन कौन है जो पोल में आंसर नहीं कर रहे? सभी ने आंसर करना है पोल में, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो पोल में आंसर नहीं कर रहा हो। ठीक है, इतने आसान सवाल है भाई, बहुत प्यारे और इजी क्वेश्चन है। मतलब इसमें तो आपको ऐसे इंटरेस्ट आना चाहिए कि फटाफट से मैं आंसर दूं इतने इतने आसान आसान सवालों का, है ना। 16 बच्चों ने आंसर कर दिया, 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, तो अभी मैं 10 सेकंड का वेट करूंगी। जिसने आंसर नहीं किया भाई आंसर कर देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड ऑप्शन डी जेड वाई। लेकिन अभी भी 4 बच्चे गलत कर रहे हैं भाई। तो मुझे बताओ वो 4 बच्चे की क्या डाउट है?
फटाफट से बिना किसी देरी के, क्योंकि अगर चर अचर में डाउट रह गया तो फिर बहुत मुश्किल है आगे तो चैप्टर पढ़ना। कोई भी डाउट है तो फटाफट से बताओ। 4 बच्चों ने गलत किया है। अरे तो क्यों गलत हो रहे, वही तो बताओ ना, डाउट कहाँ, मतलब कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ। सबसे पहली चीज, जो चर होता है वो आप समझ जाओ कि इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट है, कॉपी पे नोट करो ना, नोट्स बनाओ। अगर आप नोट्स बनाओगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। इंग्लिश में जितने भी अल्फाबेट नोट तो आते मैं हैं। डेली बनाती हूँ। क्या हो गया बेटा? मैम नोट्स तो मैं डेली बनाती हूँ। ठीक है, तो अभी भी लिख लो, अभी जो मैं लिख रही हूँ उसको लिख लो। ठीक है, कि चर जो होते हैं वो ए से लेकर के जेड तक होते हैं, और जब भी चरों को लिखा जाता है, ठीक है, चरों को लिखने के लिए, चरों को लिखा जाता है कैसे? चरों को लिखा जाता है बिना घात के। जब पहचानना है तब, अभी जैसे आपको पहचानने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप चरों को कैसे लिखोगे? बिना घात के लिखोगे, क्योंकि आपको यहाँ पर बस इतना पूछ रहे हैं कि ये जो आपने व्यंजक देखा, इसमें आपको इंग्लिश के कौन कौन से अल्फाबेट दिखाई दिए। अब चर का मतलब है इंग्लिश का अल्फाबेट, तो आपने बस उनको इतना बताना है कि जब आपने व्यंजक को पढ़ा, आपने पढ़ा 5z की घात 3 -10y की घात 2 -8m, तो आपको इंग्लिश का मिला एक z और एक मिला y और एक मिला m। अब इनकी घात कैसी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस चर ढूंढना है, हमें तो बस इंग्लिश की चीजें ढूंढनी है। तो वो मुझे पता चल गई कि वो z, y और m थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि 5 कैसे आ गया? 5 चर नहीं होता, 5 तो अचर होता है, संख्या होती है, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि इसमें अचर शामिल था और इसमें सारे के सारे चर नहीं थे। इसमें बस एक ही लिखा था z क्यूब, और क्यूब तो नहीं लिखना है क्योंकि घात तो नहीं लगाते हैं, 5 अचर है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी भी गलत, क्योंकि इसमें भी 10y² लिखा था, ये भी चर नहीं है। सी भी गलत, क्योंकि इसमें z, y और m तो लिखे थे पर साथ में घात लगा दी थी। चर को कभी भी घात के साथ नहीं लिखा जाता, अगर आप पहचान कर रहे हो। देखो यहाँ पे तो लिखा जाएगा, ऐसा मत बोलना कि मैम ने बोला चर को घात के साथ नहीं लिखते, तो कहीं घात ही नहीं लगाई। जब व्यंजक लिख रहे हो तब तो इसको z की घात 3 लिखेंगे, y की घात 2 लिखेंगे, लेकिन जब आप इनकी पहचान कर रहे हो तब घात वाले पे टिक नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा सीधा सा z, y और m, क्योंकि इंग्लिश के हमें यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें दिख रही हैं, पहला है z, दूसरा है y और तीसरा है m। तो बस इतना ही हमारा आंसर होगा। अभी डाउट है तो फिर से पूछ लो भाई, जिन 4 बच्चों को गलत हुआ, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती है, पर डाउट है तो पूछो। अभी समझ आ गया कैसे पहचानना है? ठीक है, घात मत देखो, चिन्ह मत देखो, बस ये देखो कि इंग्लिश की कौन सी चीजें नजर आ रही हैं। तो इसलिए अभी के लिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर, क्योंकि इसमें एक था z, एक था y और एक था m। तो चलिए अभी एक और सवाल करते हैं इसी पर आधारित, तो इससे पता लग जाएगा कि अब कितने बच्चों को डाउट है और अब कितने बच्चों को क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ पे एक और चीज यहाँ इन्होंने दे रखी है, आपको बोला है 2y की घात 2 -3 z की घात 3। अब यहाँ पर बताओ कि चर कौन है? फिर से वही सवाल भाई, चर ही पूछ रहे हैं, तो चर को, हाँ बस एक मिनट, चर को कैसे लिखते हैं अभी तो हमने सीख लिया है बहुत अच्छे से, है ना, कैसे लिखना है उसको, कैसे पहचानना है, सब कुछ सीख लिया है। तो अभी ध्यान से कर लो बिल्कुल। इंग्लिश की क्या चीजें दिख रही हैं बस उनको ढूंढो, और ऑप्शन में जो मिल गया उसको दे दो, पोल में दे दो। ठीक है, सभी कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 12 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो, बिल्कुल अच्छे से देखो। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ही ऑप्शन है जिसमें चर लिखे गए हैं, है ना। चर क्या होते हैं अभी हमने सीख लिया है बहुत अच्छे से, सभी कोशिश करेंगे। पंद्रह बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। अभी बताओ किसने आंसर नहीं किया और किसको थोड़ा और समय चाहिए आंसर देने के लिए, क्योंकि क्लास में हमारे पास है 17 नहीं 18 बच्चे क्लास में हैं, तो 3 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया भाई। ठीक है, तो अभी मैं करती हूँ 10 सेकेंड्स का वेट, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया होगा कर लेना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बताओ तो क्या है इसका आंसर? डी। डी। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मैंने कहा हमें इस व्यंजक में इंग्लिश की कौन सी चीजें दिख रही हैं, तो एक हमें दिख रहा है वाई, दूसरा हमें दिख रहा है जेड, तो बस हो गया, ये हमारा आंसर। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं देखना है, हमें इंग्लिश का वाई दिख गया, जेड दिख गया, तो वो हमारे लिए चर हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये था चर अचर के बारे में। अब हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। तो बीजीय व्यंजक से पहले हमें पता होना चाहिए अंक गणित व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? अंक गणित व्यंजक पढ़ेंगे। अंक गणित व्यंजक बहुत ही आसान होता है, जैसा इसका नाम वैसा ही ये देखने में होता है। अंक गणित में आपको अंक दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अंक। तो इसका ये मतलब होता है कि जब आप कुछ अंकों को जोड़ोगे, घटाओगे, जमा करोगे या फिर भाग करोगे, तो वो एक अंक गणित व्यंजक कहलाया जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5 जमा 4, तो ये एक अंक गणित व्यंजक है। कैसा व्यंजक है? अंक गणित। मैं यहाँ पे लिखूं 50 - 8 जमा 9 भाग 10, ये भी कैसा व्यंजक है? तो ये भी अंकगणित व्यंजक है। मैं यहाँ पे लिखूं 18 - 9, तो ये भी कैसा व्यंजक है? ये भी अंकगणित व्यंजक है। अंकगणित व्यंजक में आपको सिर्फ अंक ही अंक नजर आएंगे, या यूं कहूं तो आपको सिर्फ अचर नजर आएंगे, सिर्फ संख्याएं नजर आएंगी। किसमें? अंकगणित व्यंजक में। तो चलिए इसको भी फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अंकगणित व्यंजक में सिर्फ अचर होते हैं, सिर्फ संख्याएं होती हैं, सिर्फ अंक होते हैं और कुछ नहीं होता। और उनके बीच में या तो जमा हो रही होती है, या तो गुणा हो रही होती है, तो भाग हो रहा होता है, तो माइनस हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि इसका अगर मैं एक और उदाहरण लिखूं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 × 10 × 15, तो ये भी एक अंक गणित व्यंजक है। किस किस को ये क्लियर हुआ? बताओ फटाफट से। अंकगणित व्यंजक में कोई डाउट? चलो फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमने जो यहाँ पे शब्द लिखा है, उस शब्द को ध्यान से देखो। शब्द है यहाँ पे अंकगणित। क्या है? अंकगणित। अंकगणित का मतलब हुआ, अंकगणित व्यंजक का मतलब हुआ कि ऐसा व्यंजक जिसमें सिर्फ और सिर्फ संख्याएं हो। क्या हो? सिर्फ और सिर्फ संख्याएं हो, और उनके बीच में कुछ संक्रिया हो। संक्रिया क्या होता है? तो संक्रिया होता है प्लस माइनस गुणा भाग। ठीक है, तो 5 जमा 4 एक अंकगणित व्यंजक है। 50 - 8 जमा 9 भाग 4, ये भी अंकगणित व्यंजक है। 18 - 9, ये भी अंकगणित व्यंजक है। 5 × 10 × 15, ये भी अंकगणित व्यंजक है। तो मैंने बताया अंकगणित व्यंजक में आपको सिर्फ अचर दिखते हैं, मतलब आपको सिर्फ संख्याएं नजर आती हैं, संख्याओं के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। संख्या होगी और उसमें कोई ना कोई संक्रिया होगी। संक्रिया मतलब या तो प्लस, या तो माइनस, या तो गुणा, या तो भाग। ठीक है, अंकों का गुणा, भाग, जमा और घटाव, उससे बनता है अंकगणित व्यंजक। अभी बताओ, अभी कोई डाउट? पोल में करेंगे भाई, पहले कंसेप्ट तो सीखो। कोई डाउट पहले बताओ? कोई डाउट नहीं है? चलो, तो अंकगणित व्यंजक में सिर्फ 2 चीजें होती हैं। पहली होती है संख्या, इसको नोट कर लो अच्छे से। अंकगणित व्यंजक में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, पहली होती है संख्या और दूसरी होती है संक्रिया। अब संक्रिया में मत कंफ्यूज होना, संक्रिया का मतलब होता है साइन। साइन मतलब प्लस माइनस गुणा भाग। बस ये इन 2 चीजें अगर आपको मिल गई ना, तो आपका अंकगणित व्यंजक बन जाएगा, सिर्फ इन 2 चीजों से, संख्या से और संक्रिया से। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लिया होगा आपने अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। तो बीजीय व्यंजक और अंकगणित व्यंजक में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? तो चलिए देखते हैं। यहां पर लिखा है 2 जमा 4 गुणा में y। तो अंकगणित व्यंजक को अगर बनाना है तो इसके लिए 3 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? 3। लेकिन अगर, सॉरी गलत बोल दिया, अंकगणित व्यंजक को अगर बनाना था उसके लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती थी, संख्या और संक्रिया, है ना। लेकिन अगर बीजीय व्यंजक बनाना है तो फिर आपको 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी 3 चीजें? तो आपको दिख ही गया होगा। पहला चाहिए आपको चर, दूसरा चाहिए आपको अचर, और तीसरा चाहिए आपको संक्रिया। ठीक है, संक्रिया। और संक्रिया क्या होता है? साइन। प्लस माइनस। यस, प्लस माइनस गुणा और भाग। ठीक है, चर होते हैं प्लस हमारे, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये होते हैं हमारे A to Z, A से लेकर के Z तक होते हैं चर। अचर होती हैं हमारी संख्याएं, है ना। और इन तीनों से मिलकर के जो व्यंजक बनता है उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, तो 2 क्या है यहाँ पर? 2 हमारे पास अचर है,
4 क्या है हमारे पास, तो 4 भी हमारे पास अचर है। और y क्या है, चर। बिल्कुल y क्या है, तो y हमारे पास चर है। और जो ये सर है और जो ये मैम। निशान है, एक जमा का एक गुणा का, ये क्या है, संक्रिया। संक्रिया। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक, जिसमें बस आपको 3 चीजें ढूंढ के निकालनी है, चर, अचर और संक्रिया। अब चर चाहे यहां पर मैं 5 बार लिख लूं, ठीक है, चर चाहे मैं यहाँ पे 5 बार लिख लूं, अचर चाहे मैं यहाँ पे 5 बार लिख लूं, लेकिन वो दोनों होने चाहिए। अगर उनमें से कोई एक भी मिसिंग होता है ना, तो फिर उसको हम नहीं कहते, उसको फिर हम बीजीय व्यंजक नहीं कह सकते। चर, अचर, संक्रिया एक एक बार तो होनी ही चाहिए, एक से ज्यादा बार होती है तो कोई बात नहीं, तब तो और अच्छा है, ठीक है। तो इसके उदाहरण करते हैं फटाफट से, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। तो ये आपके पास अचर थे, 2 और 4 दोनों अचर हैं, y यहाँ पर चर है और जमा और गुणा यहाँ पे संक्रिया है। तो इसका मतलब चर तथा अचर के साथ संक्रियाओं से मिलकर बने हुए व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक शब्द सुनोगे, बस 3 चीजों को ढूंढना, चर, अचर और कोई एक साइन, चर, अचर और कोई एक साइन, जमा, गुणा, भाग्य, माइनस, ठीक है। चलो, जैसे कि ये यहां पर लिखा है y जमा 5, तो क्या ये बीजीय व्यंजक है, बताइए। बिल्कुल, तो इसका नाम भी याद रख लो, बीजीय, बीजीय व्यंजक कहते हैं इसको, ठीक है। बीजीय व्यंजक से ही बहुपद निकलता है, तो इसलिए आपको बीजीय व्यंजक अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको बहुपद आएगा। तो ये हमारे लिए एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि बीजीय व्यंजक की तीनों शर्तें इसने पूरी की। इसके पास चर भी है, इसके पास अचर भी है और इसके पास संक्रिया भी है, मतलब कि प्लस का निशान भी है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला देखते हैं उदाहरण। तो देखो, ये तो बहुत बड़ा है, ये है 33z माइनस का 78f जमा का 2s। क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पास z, अचर भी है और संक्रिया भी है। बिल्कुल संक्रिया भी है z, मैम। चर भी है, f और s, हाँ z, f और s है यहाँ पर हमारे पास चर, है ना। और 33, 78 माइनस का और 2, ये सभी हमारे पास है अचर, अचर और बीच में बिल्कुल माइनस प्लस संक्रिया। संक्रिया, बिल्कुल। तो बस हो गया, बन गया बीजीय व्यंजक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन कौन बीजीय व्यंजक है, कौन कौन बीजीय व्यंजक नहीं है, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। पहला है 2y माइनस 3, है या नहीं? यस मैम है। यस। दूसरा ऑप्शन है 3 जमा 49 भाग 10, नहीं मैम। नो मैम नहीं है। क्यों नहीं है भाई, बताओ। मैम, क्योंकि इसमें वो संक्रिया नहीं है। संक्रिया तो है भाई, जमा का चर नहीं निशान है, आए भाग का मैम। चर नहीं है, बिल्कुल। क्यों? मैम चर नहीं है। चर नहीं है। इसमें चर नहीं है, इसमें हमें इंग्लिश का कुछ भी नहीं लिखा, इंग्लिश के कोई अल्फाबेट नहीं दिखे, तो ये हमारे लिए बीजीय व्यंजक भी नहीं है, क्योंकि इसमें चर मिसिंग है, चर नहीं है। अगला बताओ भाई, अगला होगा क्या बीजीय व्यंजक? है मैम। बिल्कुल नो, क्यों? यस मैम। यस मैम। होगा, इसलिए नो क्यों ना, क्यों पूछ रहे हो? देखो नो बताओ, बिल्कुल। x यहाँ पे चर है, 3 और 5/2 यहाँ पे अचर है, और जमा और माइनस का निशान संक्रिया है ना। अब अचर में तो कोई भी संख्या आ सकती है, बटे वाली लिखो, वर्गमूल वाली लिखो, कोई भी लिखो, तो हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और आखिरी वाली मैम चौथा आखिरी वाली नहीं है मैम। नहीं है मैम। क्योंकि इसमें इसमें कौन नहीं है? चर नहीं। तो बस देंगे बेटा, बस अभी से पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस हो गया इसमें, जिसमें आपको तीनों चीजें दिख गई वो आपके लिए बीजीय व्यंजक, जिसमें आपको तीनों में से चर नहीं दिखा, ठीक है, तीनों में से अगर आपको चर नहीं दिखा तो वो बीजीय व्यंजक भी नहीं होता है। चर के ना होने से, अगर हम कहीं पे चर को नहीं लेके आते हैं, इंग्लिश के एबीसीडी को नहीं लेके आते हैं, तो बीजीय व्यंजक नहीं बन सकता है, सिंपल, ठीक है। चलो, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, थोड़ा अलग सा होगा, थोड़ा ध्यान से उसको समझने की कोशिश करना। अगर मैं बोलूं यहाँ पे x को आप बीजीय व्यंजक कहोगे कि नहीं कहोगे? नो मैम। क्यों? क्योंकि मैम इसमें चर भी, अचर भी नहीं है और संक्रिया भी नहीं है। अच्छा, अब देखो, हाँ आपका कारण मैं समझ गई, लेकिन अगर मैं बोलूं तो मेरी नजर में ये बीजीय व्यंजक है। क्यों है बीजीय व्यंजक? क्योंकि इसमें देखो, यहाँ पर संख्या नहीं है और ना कोई संक्रिया है, पर क्या मैं x को x गुणा 1 लिख सकती हूँ?
यस मैम। तो बन गया, ये बीजे व्यंजक बना कि यस नहीं? मैम। यस बन मैम। गया। लेकिन अगर कोई संख्या अकेली हो, जैसे कि 5 अगर अकेला हो, तो इसको बीजे व्यंजक नहीं कहेंगे, क्योंकि 5 के साथ अगर 1 की गुणा कर भी दी, मान लो 5 को आपने 1 से गुणा कर भी दिया, तब भी तो 5 ही आएगा ना, तो कौन सा वो बीजे व्यंजक बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। तो अगर चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बीजे व्यंजक बनाने के लिए। अगर चर नहीं दिखता आपको तो फिर वो बीजे व्यंजक नहीं होगा। चर है तो बीजे व्यंजक है, चर नहीं तो बीजे व्यंजक भी नहीं। और चर फिर से सुन लो भाई, चर का मतलब है इंग्लिश के कुछ भी, ABCD लेकर Z तक कुछ भी। ठीक है, चलो तो अभी के लिए बहुत बातें होगी इसके बारे में, अभी टेस्ट लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। आपको ये बोल रहे हैं इन सभी में से कौन है जो बीजीय व्यंजक है। ऑप्शन बहुत बड़े बड़े मैंने लिखे हैं तो मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगी, अच्छे से देख लो इनको, है ना। और जिसको भी आंसर मिल जाता है वो पोल में आंसर दे देना। चलिए पोल भी ओपन हो चुका है, जाओ सभी और दे दो अपना आंसर। कौन है जिसको आप बीजीय व्यंजक का नाम दोगे, उसको ढूंढो। आंसर नहीं बताना है तो क्वेश्चन पूछ लो, तो रोहित पूछ लो। इसमें चर नहीं बताना है, इसमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन है जिसको आप बीजीय व्यंजक कहोगे। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सभी कोशिश करो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। 13 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में आएगा मैम ये? आ भी सकता है भाई, मैं अभी नहीं बताऊंगी, इसको पहले खत्म होने तो फिर बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, पर आएगा। पोल में तो कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन करो अच्छे से। बताओ, तो अभी 16 बच्चों ने आंसर दे दिए, क्लास में हमारे पास है 19 बच्चे। 3 बच्चे फिर आंसर नहीं कर रहे भाई, क्यों आंसर नहीं कर रहे हो? आंसर तो करो एटलीस्ट पोल में। अगर नहीं पता कहाँ है पोल तो पूछो, किसी को अगर नहीं पता कि पोल सेक्शन कहाँ है तो मुझसे पूछो, पता है तो फिर आंसर करो। करती हूँ मैं 10 सेकंड का वेट, फिर बढ़ते हैं हम आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका ऑप्शन है। नंबर सी है मैम। चलो इसमें चर्बी है और मैम भी संक्रिया भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए बीजीय व्यंजक नहीं, क्योंकि इसमें चर नहीं है, ये अंकगणित व्यंजक है क्योंकि इसमें सिर्फ संख्या है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत, क्योंकि 90-10 में भी कोई चर नहीं है, इंग्लिश का कुछ नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी को बीजीय व्यंजक कहेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चर भी है ना, चर है Z और अचर भी है संक्रिया भी है। और माइनस का निशान भी है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये Z³ - 4 बना और इसमें चर अचर सब कुछ था, तो इसको हमने बीजीय व्यंजक का नाम दिया, बाकी किसी को बीजीय व्यंजक नहीं कह सकते। बताओ, किसी को डाउट? नो मैम। आगे बढ़े। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। एक और सवाल करेंगे अभी, उसको भी पोल में करेंगे। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और क्वेश्चन आ चुका है पोल में। अब बताओ, इनमें से किसको आप बीजीय व्यंजक कहोगे? ये ऑप्शन थोड़े फीके हैं तो इनको लिख लेती हूँ। पहला ऑप्शन है 4-2, दूसरा ऑप्शन है y-1, तीसरा ऑप्शन है 5-4 और चौथा ऑप्शन है 3 गुणा में 2। किसको आप बीजीय व्यंजक का नाम दोगे ये आपने बताना है। कहाँ बताना है? तो जी पोल में बताना है। तो चलो, पोल ओपन हो चुका है, जाओ फटाफट से और बता दो अपना आंसर। वेरी गुड वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल फटाफट आंसर दे दिया है, क्योंकि हाँ बहुत आसान सवाल है भाई, ज्यादा इसमें समय लगना नहीं चाहिए। पर कभी कभी नेट की दिक्कत होती है तो लेट हो जाते हैं बच्चे आंसर देने में। बाकी तो आप फटाफट आंसर दे रहे हो अभी इस बार। वेरी गुड वेरी गुड। 15 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, शाबाश। क्लास में हमारे पास है 18 बच्चे और 3 बच्चों ने भी आंसर नहीं किया, तो कर लो फटाफट से। है कोई जिसको थोड़ा समय चाहिए आंसर करने के लिए, कि सभी ने कर दिया है? सभी ने कर दिया, चलो तो फिर करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7। अच्छा दीपक, आपने आंसर किया क्या? क्योंकि आप क्लास से लेफ्ट हो गए थे।
दीपक पोल में आंसर किया आपने? अगर नहीं किया होगा तो बेटा 10 सेकेंड में। हाँ ओके कर दिया है, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 थोड़ी बार 2 रुको मैम बी 1। अभी रुकना है क्या? ऐसा कहा आपने आकाश? वॉइस नहीं आ रही आपकी, माइक ऑफ है। सॉरी पोल तो अभी एंड हो गया, ठीक है। चैट में बता दो, अगर आप पोल में नहीं बता पाए कोई बात नहीं, चैट में बता दो। मैं हो गया मैम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो है y जमा a, क्योंकि इसमें चर भी है, अचर भी है और संक्रिया भी है, लेकिन बाकियों में सिर्फ अचर 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 थे, सिर्फ अचर अचर अचर, संख्या 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 थी। लेकिन सिर्फ बी में चर भी था, मतलब इंग्लिश वाली चीज भी थी, मैथ वाली तो थी ही थी, और प्लस का निशान भी था, तो ये हमारे लिए बीजीय व्यंजक बन गया। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अभी के लिए चैट को फिर से मैंने ऑफ कर दिया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, इसको भाई ध्यान से करना, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से करना। इनमें से बताओ कौन है जो एक बीजीय व्यंजक है? फिर से सवाल वही है, बस थोड़ा सा इन्होंने इसको बढ़ा दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको, लेकिन सवाल अभी भी वही है। हाँ बस 1 मिनट। चलिए पोल ओपन हो चुका है, जाओ और आंसर दे दो, सोच समझ के देना भाई। सवाल अभी भी वही है जो हम पीछे करते हैं, पीछे छोटे छोटे पूछ रहे थे, यहाँ पे एकदम से बड़ा पूछ लिया, बस। वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे। हाँ अभी आंसर दे दो, माइक ऑफ रखो, अभी अभी बस आंसर दे दो सभी। 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 13 बच्चों ने। वेरी गुड वेरी गुड, जिन बच्चों का हो चुका है शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अठारह बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो चलिए करते हैं अभी 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4। अच्छा 1 मिनट रुको, तो मैं स्क्रीन आपको बता देती हूँ फटाफट से शेयर करके, ठीक है। अभी देखो मैम डी आएगा मैम। अरे स्क्रीन देखो बोला मैंने। दीपक डी मैम। अभी दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। डी आएगा दीपक को नहीं दिख रही थी ना। अब बता ही दिए आंसर, तो फिर पोल तो मैंने अभी एंड ही नहीं किया था। चलो 5 सेकंड करती हूँ। 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट तो आपको दिख रहा था और आपने आंसर भी बता ही दिया, तो बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है चर 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 और साथ में एक अचर और साथ में बहुत सारे साइन जमा 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 के, तो बस सिंपल ये होगा। बाकी हमें यहाँ पे संख्या और चिन्ह दिख रहे थे, पर चर इसमें नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बीजीय व्यंजक क्या होता है वो सीख लिया। अब बात करेंगे बीजीय व्यंजक के पद के बारे में, टर्म्स के बारे में, ठीक है। टर्म्स के बारे में बात करेंगे, किसके? तो बीजीय व्यंजक की। ऐसा मत सोचना कि ये बीजीय व्यंजक तक ही सीमित है ये टॉपिक, आपका कभी भी बहुपद आएगा, समीकरण आएगा, समीकरण के पद पूछ लो, बहुपद के पद पूछ लो, सभी इसी तरह से निकलते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर जो है वो एक आपको बीजीय व्यंजक दे रखा है 5xy जमा 6। अब यहाँ पे पहले तो आप बताओ, देखते हैं आपको पता है कि नहीं, इसमें पदों की संख्या कितनी है? दो। पक्का सभी श्योर है? यस मैम। ठीक है, Yes, बिल्कुल ma'am. करेक्ट, बिल्कुल सही है। चलो नाम बता दो। 5 5 और 6। 5 और 6 ऐसे? 5 + 6। अच्छा मैंने अचर नहीं पूछा भाई, अचर मत समझना इसको, मैं पूछ रही हूँ पद, पद मतलब टर्म्स। चलो आधा आपने ठीक बताया, आधा मैं आपको ठीक बता दूंगी। जब भी हमने किसी भी बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या को ढूंढना होता है, कैसे ढूंढा जाता है? तो जो भी आपके पास चिन्ह होंगे, अब चिन्ह कौन कौन से होंगे भाई वो ध्यान से सुन लो।
एक जमा का निशान, एक माइनस का निशान। कभी भी आपने एक बीजीय व्यंजक लिखा और आपने देखा कि बीच में जमा का निशान आ रहा है या माइनस का निशान आ रहा है, तो ये जमा और माइनस के निशान पदों को एक दूसरे से अलग करते हैं। कौन कौन? तो सिर्फ जमा और माइनस। गलती से भी भाई गुणा और भाग का मत कर लेना। गुणा और भाग के निशान कभी भी पदों को अलग नहीं कर पाते हैं। सिर्फ जमा और माइनस के निशान में इतनी ताकत होती है कि वो पदों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने यहाँ पे, आपने बोला पद कितने होंगे? 2 होंगे, ये आपका उत्तर ठीक था। लेकिन कौन कौन से होंगे? तो वो थोड़ा गलत था। कैसे उसको लिखा जाता है? ये जमा का निशान है, इस जमा के निशान से पहले जितना कुछ भी लिखा गया है वो पूरा का पूरा एक पद माना जाएगा। इसको हम पहला पद मानेंगे। ठीक है, कि जमा के निशान से पहले जो भी चीज लिखी गई है उस पूरे को हम बोलेंगे ये फर्स्ट टर्म है, ये पहला पद है। और जमा के निशान के बाद जो लिखा गया है उसको हम बोलेंगे कि ये जो भी है ये दूसरा पद है। ठीक है, तो आपने कहा था 5 और 6, तो वो थोड़ा सा गलत है। कैसे लिखेंगे हम इसको? पहला पद है 5xy, कॉमा दूसरा पद है 6। बताओ, अभी कोई डाउट? बाकी तो प्रैक्टिस करके आएगा। अभी बस इसका, इस क्वेश्चन का समझ आ गया ना। जमा के निशान से पहले क्या था? 5xy था, तो लिख दिया। जमा के निशान के बाद कौन है? 6 है, तो ये दोनों अलग अलग पद हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, किसी भी बीजीय व्यंजक के पदों को जमा या माइनस के चिन्ह से ही अलग किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मैंने एक बीजीय व्यंजक लिख रखा है। बताओ इसमें कितने पद है? मैम 3 पद। ठीक है, पद यहाँ पर है 3, सॉरी पदों की संख्या है 3। अब कौन कौन से हैं भाई? पहले पद का नाम बताओ। 7xyz। बिल्कुल, 7xyz ये पहला पद होगा। दूसरे पद का नाम बताओ। 2xy। ठीक है, ये हो गया दूसरा पद। और तीसरे पद का नाम बताओ। 5y। ठीक है, 5y तो ठीक है, पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई लिखने में। माइनस के 5y मैम। माइनस, बिल्कुल ठीक है, माइनस का 5y। ठीक है, कभी भी पदों को लिखते हैं ना तो चिन्ह मत बदलना। बस हमने जमा और माइनस के निशान से ये देखना है कि ये डिवाइड हो गए भाई, अलग अलग बन गए। लेकिन जब इनको लिखने की बात आती है तो साइन नहीं भूलना होता है। 7 के आगे कुछ नहीं था, मतलब ये जमा का था, तो मैंने इसको यहाँ पे 7xyz लिखा। 2x के पास जमा का निशान है तो जमा का 2xy लिखेंगे। 5y के पास माइनस का निशान है तो इसको -5y लिखेंगे। ठीक है, बताया आपने, ठीक है, पर लिखने में बस साइन की दिक्कत मत, गड़बड़ मत करना। ठीक है, चलो, तो बस ये था इसके बारे में। बढ़ते हैं आगे, कुछ और सवाल करेंगे तो ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलो इसका बता दो भाई, 4x की घात 2yz, इसमें कितने पद है? 1 2 1 में 2, 1 मैम। और 1 मैम। पद में। पक्का? यस मैम। कैसे? मैम 1 है मैम। कैसे है? क्यों है 1? कारण बताओ। क्योंकि मैम इसमें कोई नहीं, प्लस का निशान भी नहीं है और इससे अलग पद भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इसमें कोई निशान नहीं था, ना जमा का ना माइनस का। तो मैंने बताया अगर जमा और, हाँ अभी सुन लो ध्यान से, अगर जमा और माइनस का निशान नहीं होता है तो इस पूरे को एक ही पद माना जाएगा। तो ये हमारे लिए एक पद है, और यहाँ पे 2 3 कुछ भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे जमा का निशान होता तो कितने पद होते? बताओ। क्या मैम? अगर जमा का निशान होता तो कितने पद होते? 2। एक ये वाला, दूसरा ये वाला, लेकिन यहाँ पे कोई निशान था ही नहीं, तो हम कहेंगे ये पूरा का पूरा अपने आप में ही एक पद है। बस इसका ध्यान रखना है भाई कि अगर जमा या माइनस का निशान नहीं होगा तो एक ही पद माना जाएगा, लेकिन अगर जमा माइनस का निशान आ गया तो फिर पदों को अलग अलग करो। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं नीचे, 4a² b डिवाइडेड बाय c, इसमें कितने पद है? पोल में करेंगे भी, पहले क्वेश्चन सीखो तो सही। अब पोल में आपको ये वाला सवाल आ गया, क्या बोलोगे कितने पद? मैम 1। 1।
दो। दो। और बताओ। एक है मैम। चलो देखते हैं। अब कोई चीज अगर भाग कर रही होती है, ठीक है, कोई चीज अगर भाग कर रही होती है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? हम उसको लिखते हैं 4a² b बटे में c। लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं भाई, बताओ हाँ या ना? यस मैम। लिख सकते यस हैं। मैम। तो ये पूरा का पूरा भी एक ही पद माना जाएगा, क्योंकि वही चीज यहाँ पे भी जमा और माइनस का निशान हमें नहीं दिखा। जब तक आपको जमा या माइनस का निशान नहीं दिखेगा तब तक आपने दो पद नहीं कहना है, तब तक आप एक ही पद कहोगे। यहाँ पर जमा और माइनस का निशान नहीं था, यहाँ पे ये सभी आपस में गुणा हो रहे थे, तो हमने कहा कि भाई ये भी एक ही पद है पूरा का पूरा। और जो नीचे लिखा गया है 4a² b डिवाइडेड बाय c, ये भी पूरा का पूरा एक ही पद है, क्योंकि यहाँ पे भी जमा माइनस नहीं था, यहाँ पे भाग का निशान था। गुणा और भाग के निशान से पदों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जमा और माइनस के निशान से बहुत फर्क पड़ता है। तो चलिए इसको करते हैं, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। 2 गुणा y² माइनस का 5yz जमा 9 गुणा z। अब बताओ, अब इस क्वेश्चन में आएगा बहुत मजा। कितने पद है? चार। चार। तीन। ठीक है भाई, तीन है। कौन तीन कौन है से? मैम। तीन मैम। कौन कौन से? पहला कौन सा है? 2y। वेरी गुड, आप तो मतलब बहुत बहुत चालाक निकले। 2y², बिल्कुल सिंपल, क्योंकि गुणा के निशान से कुछ फर्क तो पड़ता नहीं। तो माइनस के निशान से पहले जो भी चीज लिखी गई है वो पूरी एक पद मानी जाएगी, पूरा का पूरा एक पद है, ठीक है। दूसरा पद बताओ। 5y। माइनस जल्दबाजी में, 5 हाँ, बाई जेड। जल्दबाजी में कर दी ना गड़बड़। माइनस, बिल्कुल, -5y। माइनस आएगा मैम। और तीसरा पद 9z। 9z। 9 बिल्कुल जेड। बिल्कुल, ध्यान से देखो भाई। अब एक चीज माइक ऑफ करो सबसे पहले, तो फटाफट से माइक ऑफ करो, एक जरूरी बात सुनो। कभी भी पदों को लिखना हो तो हमेशा कॉमा लगा के लिखा जाता है, जैसे मैंने लगाया यहाँ पे, पहला पद लिख के कॉमा, दूसरा पद लिख के कॉमा, और तीसरा पद लिख दिया, ठीक है। और कभी भी इसको ऐसे मत लिखना, कैसे कि 2 लिख दिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर y² लिख दिया, फिर कॉमा लगा के 5 लिख दिया, फिर कॉमा लगा के y लिख दिया। ऐसे तो सब कुछ गलत हो जाएगा, ऐसे तो कोई 3-4 पद बन रहे हैं, तो कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता। पदों को लिखने के लिए हमेशा माइनस के निशान से पहले जो कुछ भी लिखा गया है उसको एक पद मानना है। और यहाँ पे जो जमा का निशान था, मतलब चिन्ह क्या करते हैं ना, इनको डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा ये बन गया पहला पद, ये बन गया दूसरा पद, और ये बन गया तीसरा पद। और पदों को जब लिखना है तो चिन्ह नहीं भूलने हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस का 5z आया, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था। अगला सवाल करो, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। ये आपके पास है 4 पद है। ठीक है भाई, अब कह रहे हो 4 पद है, तो देख लेते हैं कौन कौन से है, नाम बताओ। मैम 7z। 7z², कॉमा माइनस के माइनस 3yz मैम। कॉमा, अगला 5z। अगला माइनस -1। बिल्कुल सिंपल था, 4 पद थे, हमने साइन देख के जो है वो पता लगा लिया, मैम और पोल बस में करवा दो। मिल गए। हाँ, बस अभी कर रहे हैं, अभी हम पोल में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, और बढ़ते हैं पोल के क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मत सोचना प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पोल के रिजल्ट में आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन लिख लेती हूँ। 2y3 जमा 5y2 माइनस का y जमा का 1। बताओ भाई इस पूरे बीजीय व्यंजक में कुल कितने पद हैं? ठीक है, आंसर पोल में देना है, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। 1 मिनट रुक जाओ। चलिए, ओपन हो चुका है पोल। आराम से सोच समझ के आंसर देना, जल्दबाजी में मत करना। बस इतना ही पूछ रहे हैं कि इसमें कितने पद हैं, सिंपल। पदों की संख्या पूछी गई है, और कुछ भी नहीं पूछा है। पदों की संख्या कि कितने पद हैं, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब हाँ, ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, और ऑप्शन नंबर डी है 6। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी कोशिश करो। 13 बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। हमारे पास अभी क्लास में है
16 बच्चे, 16 में से 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड का इंतजार। जिस बच्चे ने आंसर नहीं किया भाई कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी मैम 4। चलो भाई देखते हैं। 4 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 4 है, क्योंकि पहला पद आ गया ये, उसके बाद जमा का निशान था, तो दूसरा पद आ जाएगा ये, उसके बाद माइनस का निशान था, तो तीसरा पद आ जाएगा माइनस का y, और चौथा पद जो है वो कितना आ जाएगा 1। हो गए 4 पद। बिल्कुल ठीक आंसर है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन नहीं आ रही मैम। ओके बेटा, स्क्रीन फिर से शेयर कर देती हूँ। मैम स्क्रीन नहीं आ रही मैम। हाँ बेटा, फिर से मैं शेयर कर रही हूँ। अभी देखो, अभी देखो, अभी नजर आई स्क्रीन। यस मैम। ठीक है, तो अभी करते हैं एक और सवाल, उसको भी पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है फिर से ऑफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि x की घात है 3, माइनस का है 4x और जमा का है 7। यहाँ पे पदों की पहचान करो कि इसमें कितने पद हैं और उन पदों को किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, कॉमा लगा हुआ है भाई सभी में, तो ध्यान रखना। अच्छे से जो है वो क्वेश्चन को देखो पहले कि कैसे लिखोगे। इसके लिए अगर कॉपी है तो भी कॉपी का इस्तेमाल कर लो लिखने के लिए इसको। ठीक है, चलो सभी पोल भी ओपन हो चुका है। स्क्रीन नहीं आ रही? प्लस मैम। प्लस मतलब मैम पर्सन में तो प्लस दे रखा है 7 स्पेलिंग। बहुत सारे ऑप्शन है ना सभी में। देखो प्रश्न में जमा का ही साथ है, तो मैंने भी जमा ही तो लिखा है। x की घात 3 माइनस का 4x और जमा का है 7। ऑप्शन अच्छे से देख लो सभी के सभी कैसे लिखा जाता है भाई, है ना। इसको थोड़ा पास लिख लेती हूँ, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। जमा 7 ऐसे। और देखो इसके पद जो आपको अगर दिख चुके हैं कितने हैं, उनको किस तरह से लिखोगे वो भी अगर मिल गया तो ऑप्शन पोल में जाके बता दो। फटाफट से करोगे तो एक और क्वेश्चन हम कर पाएंगे। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 16 बच्चे क्लास में हैं, तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो आंसर कर दीजिए भाई, सभी अपना अपना आंसर कर दीजिए। तो चलिए अभी करते हैं हम 10 सेकंड का इंतजार। जिसने आंसर नहीं किया कर लेना। 10, मैम और क्वेश्चन करोगे? हाँ इसके बाद एक और है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, हो गया मैम। 2, 1। मैम हो गया ऑप्शन बोला ना आपने कि हो गया है? डी। पोल तो एंड होने डी दिया में। करो। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें 3 पद थे। पहला पद है x की घात 3, तो इसको लिखा जाएगा ऐसे। फिर कॉमा लगा के अगला पद था माइनस का 4x, तो इसको लिखा जाएगा ऐसे। फिर अगला तो इसको लिखा जाएगा ऐसे। ऐसे नहीं लिखा जाएगा भाई, ये तो फिर 1 2 3 4 पद हो गए। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों हुआ? क्योंकि 4 के साथ माइनस का निशान नहीं लगाया था, है ना। और ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों हुआ? क्योंकि 4 के साथ x नहीं लगाया था। तो इसलिए ये छोटी छोटी गलतियां थी जो यहाँ पे हुई थी। तो आप सभी ने बिल्कुल अच्छे से पहचाना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट था। तो चलिए अभी करते हैं एक और सवाल, पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए मैंने चैट कर दी है ऑफ और बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने कुछ इसी तरह का है। आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि z की घात 3, माइनस का 3z और माइनस का 1। पहले तो पता करो इसमें कितने पद हैं और वो कौन कौन से हैं और उनको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखना भाई, गड़बड़ मत करना। और आंसर कहाँ देना है? तो पोल में ही आंसर देना है। तो जाओ और दे दो जिसको भी आंसर मिल गया है। ठीक है, z की घात 3 माइनस 3z माइनस का 1। कैसे कैसे इसको लिखोगे वो देखो, कौन सा ऑप्शन सही है, किस तरीके से लिखा जाता है। अगर वो मिल चुका है तो फिर आप पोल में आंसर दे सकते हो।
वेरी गुड, 11 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, 13 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। हाँ, आराम से कर लो, बिल्कुल आराम से कर लो, जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा अच्छे से देख लो भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन है असली क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, क्लास का क्वेश्चन है, पोल के रिजल्ट में आएगा, तो अच्छे से देख लो बिल्कुल। ओके, सभी कोशिश करो। सभी ने आंसर दे दिया क्या? कोई रहता है आंसर देने वाला तो माइक ऑन करके यस बोलो, जिसने आंसर नहीं दिया अभी तक। हो गया मैम। सबका हो गया? चलो तो करते हैं 5 सेकंड का वेट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। ओके, 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड ऑप्शन बी। बी मैम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखो ये पहला पद है, इसको लिखेंगे z की घात 3, कॉमा लगा करके अगला पद है 3z, है ना। वैसे पद तो अगला 3z है, लेकिन हमने सीखा है कि पद लिखना है तो उसका साइन भी लिखो, तो माइनस का 3z लिखेंगे। और आगे लिखना, वैसे तो पद है 1 लेकिन इसका भी साइन माइनस है, तो इसको भी माइनस का 1 लिखेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 पद थे, कौन कौन से? तो z की घात 3 माइनस का 3z और माइनस का 1। तो यही हमारा ऑप्शन भी सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा था z की घात 3 कॉमा माइनस का 3z कॉमा माइनस का 1। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आज आपने कर लिए, ठीक है। अब बाकी जो भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में, वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय।